प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। हुकूमत की अमन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की कोशिशें रंग नहीं ला सकी हैं। कल-अदम तहरीक तालिबान ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी के इस अरसे में 42 अफराद को रिहा किया गया, ताहम कल-अदम तंजीम इस हवाले से मुतमईन नहीं है। हुकूमत पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करके दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मुज़ाकरात पर रियासत का मौक़िफ़ साफ और वाज़े है कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मान कर चलेगा तो उसके साथ चलेंगे, वरना पहले भी लड़े हैं और अब भी लड़ लेंगे। सवाल यह है कि अब क्या हुकूमत और कल-अदम तहरीक तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के रास्ते बंद हो गए हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है शौकत पराचा साहब ने, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है अतर काज़मी साहब ने, और नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, ये जो जंगबंदी के खात्मे का ऐलान हुआ है, इसके बाद बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। सबसे पहले तो बुनियादी सवाल है ही ये कि TTP से मुज़ाकरात की जानिब हम गए ही क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अफगान तालिबान ताउन चाहिए TTP के साथ, जो भी आपने करना है, क्योंकि बिलाखिर उन्होंने एक गारंटी दी हुई है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए। लिहाजा इन चीज़ों को अगर ज़हन में आप रखिए तो इसका ओनस बहुत सारा जो है वो अफगान तालिबान के ऊपर है। लिहाजा अगर अफगान तालिबान ने ये सजेशन दी कि आप इनसे मुज़ाकरात करें और आप मुज़ाकरात करने के लिए ये वादे कर दें कि पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे, तो फिर मुज़ाकरात में तो कोई मसला नहीं है। मुज़ाकरात आइन और कानून के तहत हों तो वो किसी से भी किए जा सकते हैं। लिहाजा यहाँ तक तो बात दुरुस्त, लेकिन अब जो हुआ है उससे कम से कम एक ये कि अफगान तालिबान उनकी भी पोजीशन वाज़ेह हो गई और हमें पता लग गया कि TTP भी क्या करना चाह रही, क्योंकि आप तो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। हमने ये कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों को रिहा करेंगे जिन पे मामूली नेचर के कोई मुकदमात हैं या बातचीत है, जो सीरियस किस्म के इल्ज़ाम है जिनके ऊपर उनको रिहा नहीं किया जाएगा, और हुकूमत ने नहीं किए। अब यह है कि तालिबान जो हमारे TTP वाले लोग हैं, इनका अब समझना जरूरी है कि इनकी प्रॉब्लम है क्या। पहली बात यह है कि इनका रोजगार यही है, ये पैसे मिलते हैं और दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दी करेंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो जो 2,500-3 हज़ार का लश्कर लेके पाला हुआ है उसको कैसे रखेंगे? तो ये उनकी एक मजबूरी कह लीजिए या उनका अपना जरिया माश कह लें। लिहाजा लगता ये है कि वो जब तक कोई काम करके नहीं देंगे, बाहर से उनको पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ ये है कि अफगान तालिबान का भी लगता है कि अफगान तालिबान के भी पास कोई नरम कोशा है उनके लिए, जो कभी तो हमें बातचीत के लिए कह रहे हैं और कभी वो ये कहते हैं कि इनके भी मुतालबात सुने, और तालिबान को कहते हैं कि आप भी तवज्जो करें, अमन की तरफ जाएं। ये कोई तरीका नहीं है कहने का। हमें जो गारंटी थी वो तो ये है कि आपने इन लोगों को रोकना है, इन लोगों का कलाकमा करना है ताकि वहां से वो ना करें, दहशतगर्दी ना करें पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन आप ये इस तरह की बातें हमें सुना रहे हैं। तो अब हुकूमत के लिए ये है कि हुकूमत को समझ ज़हन में रखना चाहिए कि TTP आपसे वो मुतालबात करेगी जो आप कभी पूरे नहीं कर सकें। नतीजा ये है कि मुज़ाकरा नाकाम होंगे और वो इसी तरह खेल चलता रहेगा और अफगान तालिबान आपको मीठी मीठी बातें सुनाते रहेंगे। यहाँ जरूरत यह है कि अफगान तालिबान के साथ भी दो टोक बात की जाए। अफगान तालिबान जो हैं उनके अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत नरम गोशा, वो हम समझते हैं कि क्यों है। यहाँ से जब नॉर्थ वजीरिस्तान से अफगान तालिबान यहाँ से ऑपरेट करते थे और TTP उनको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ देती थी, सपोर्ट करती थी, और जब हमने यहाँ से ज़रबेस लॉन्च की तो ये सारे भाग के उधर गए, तो फिर अफगान तालिबान ने उनको कबूल किया TTP को। तो वो आप कहें कि ये हम में से नहीं है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक रिश्ता मौजूद है। लिहाजा वो रिश्ता अब अफगान तालिबान ने चॉइस करनी है कि उनको तोड़ना है या उन्होंने पाकिस्तान के साथ चलना है। तो पाकिस्तान को इस मामले में अपना मौक़िफ़ उनके ऊपर बड़ा वाज़ेह कर देना चाहिए और बाहर पब्लिक में आने की जरूरत नहीं है। अपने ताल्लुकात को बार बार पब्लिक में ना लाएं, लेकिन मुज़ाकरात में ये जरूर उनको वाज़ेह कर दिया जाए तालिबान को, अफगान तालिबान को, कि इस तरह बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये मुजरिम लोग हैं
ये 2,500-3 हज़ार लोग 22 करोड़ लोगों के ऊपर अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत नहीं कर सकते, अपनी सोच मुसल्लत नहीं कर सकते। लिहाजा ये काम रुकना है और अफगान तालिबान को रोकना है। तो ये मेरे नुक्ता निगाह से तो ये सूरत हाल है जिसको हैंडल करने की जरूरत है। ठीक हो गया। शौकत पराचा साहब, हम देखते हैं कि मुज़ाकरात हुए, जंगबंदी हुई, 1 माह तक रही और फिर जंगबंदी जो है वो ख़त्म हो गई, उन्होंने एकतरफा तौर पर ही ख़त्म कर दिया। क्या हम कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे? जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, उससे अगले दिन ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने खड़े होकर कहा कि वज़ीरिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, हम सब से बात करने के लिए तैयार हैं। जब वज़ीरिस्तान की बात उन्होंने कही तो इसका मतलब यही लोग थे जिनको वज़ीरिस्तान से निकाला गया था। अब अगर ये पैटर्न देखा जाए, पहली बात तो ये मुज़ाकरात का, जिस तरह दोहा में अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान टॉक्स हुई, तो कभी टॉक्स सस्पेंड हुई, कभी टॉक्स जारी रहीं, फिर हुई, अल्टीमेटली दोहा एग्रीमेंट हुआ। तो मुज़ाकरात जब इस तरह होते हैं तो इसी तरह ही होता है, कभी बंद हो जाते हैं, कभी फिर आगे बढ़ते हैं। जब मुल्ला अमीर मुतक्की इस्लामाबाद आए थे तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में उनका लेक्चर था, वहाँ पर ये सवाल हुआ था उनसे, और मैंने ख़ुद भी सवाल किया था यही वाला कि आप क्या कर रहे हैं। तो जो जनरल साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लेकिन हमारी हुकूमत क्लियर नहीं है, हम क्लियर नहीं हैं। जब वज़ीर आज़म दूसरे दिन ही कह रहे हैं कि वज़ीरिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, हम बात के लिए तैयार हैं, हम बात सिर्फ सियासतदानों से नहीं करेंगे, बाकी सब से करेंगे, तो यहाँ तो बात करने का जज्बा है और उनको कहा जाता है कि हमारे आप मुज़ाकरात कराएं और खोस्त में मुज़ाकरात भी होते रहें। मैं नहीं समझता कि हमारी गवर्नमेंट इतना कैटेगोरिकल होकर जिस तरह जनरल साहब चाह रहे हैं बात करेगी, क्योंकि अफ़गान तालिबान उनको नहीं छोड़ने वाले। जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी या उससे पहले करज़ई साहब की गवर्नमेंट थी और ये हमारी तरफ से भागे हुए टीटीपी वाले उन इलाकों में रहते थे जहां अफ़गान गवर्नमेंट की तो रेट नहीं थी, लेकिन तालिबान की रेट थी, अफ़गान तालिबान की, तो इनको रिफ्यूज मिली हुई थी, इनको इनकी पनाहगाहें थी, ये वहाँ रहते थे, इनकी ग्रुपिंग थी। अब जब के ऑक्यूपेशन फोर्सेस चली गई, यही सबसे बड़ा जिहाद का एक लॉजिक था अफ़गान तालिबान का कि हमारे ऊपर कब्ज़ा है, और वो दुरुस्त अपनी तरफ से अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे थे। और ये जो टीटीपी वाले हैं, इनके पास भी यही प्रीटेक्स्ट था कि चूँकि पाकिस्तान की रियासत अमरीकी इत्तेहादी बन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ साथ दे रही है, अब तो ना लॉजिक वहाँ अफ़गान तालिबान के पास रह गया, ना टीटीपी के पास रह गया, तो फिर अफ़गान तालिबान इनको क्यों रिफ्यूज दे के बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, जैसा कि जनरल साहब ने भी पॉइंट रेस किया और शौकत पराचा साहब ने भी कहा कि अब हमें बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है। एक तो इस ऐलान के बाद टीटीपी की पोजीशन क्लियर हो गई, अफ़गान तालिबान की पोजीशन भी क्लियर हो गई, और हमें अफ़गान तालिबान से अब दो टोक बात करनी चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तफाक करेंगे, और अगर करनी चाहिए तो फिर क्या और किस तरह? देखिए, इस तरह के जो मामलात होते हैं ना, उसमें जो क़यादत का मौक़िफ़ होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोनों साइड्स के लिए। उनके लिए भी जो आपकी तरफ से लड़ रहे हैं, जो रियासत के लिए अपनी जानें रोज़ दे रहे हैं, और उनके लिए भी जो रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आप खान साहब का देखें, जिस वक्त पीक ऑफ टेररिज्म था ना पाकिस्तान के अंदर, बड़े पैमाने के ऊपर धमाके हो रहे थे, तो उस वक्त खान साहब ने यह तजवीज़ दी थी कि इन लोगों को पेशावर में एक ऑफिस बना दें। तो इनके हवाले से जो खान साहब का व्यू है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है। जहां तक बातचीत का ताल्लुक है, हमने देखा कि सूफी मोहम्मद के साथ भी बात हुई, स्वात के अंदर भी बात हुई, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी बातचीत की, लेकिन जब मसला हल नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन से ही मसला हल हुआ। अब ऑपरेशन करने में यह होता है कि ऑपरेशन के पीछे जब तक सियासी विल ना हो, जिस तरीके से पार्लियामेंट उस वक्त फौज के पीछे खड़ी हुई थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पीछे खड़ी हुई थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जब तक सियासी क़यादत की बैकिंग नहीं होगी तो फौज इदारे कमजोर फुटिंग पे होंगे। वो जाके तालिबान को किस किस्म की बात सुनाएंगे जब खान साहब खड़े होकर खुद कहेंगे कि हम अभी भी इनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तो जो बंदा पैगाम लेके जा रहा होगा उसके पैगाम की क्या वक़्त होगी, वो कितना मर्जी
हार्श वो तरीकाकार अपना ले। बात ये है कि तालिबान, मुझे नहीं लगता कि वो इन लोगों के खिलाफ कभी एक्शन लेंगे। और जिस वक्त वजीरिस्तान के अंदर कार्रवाइयां होती थी, पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक्स होते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स होते थे, उस वक्त भी वहां पे अफगान तालिबान हकानी नेटवर्क के लोग मौजूद थे और इनकी आपस में एक तरह की वर्किंग रिलेशनशिप है। वर्किंग रिलेशनशिप ये है कि आप हमें नहीं छेड़े, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। वो इनका साथ नहीं देते तो इनके खिलाफ भी कोई इकदाम नहीं उठाते। तो पाकिस्तान को एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत है और यहाँ पे जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वो सियासी क़यादत की तरफ से आना चाहिए। दो टोक वाज़ेह सियासी मौक़िफ़ आए, हुकूमत की तरफ से भी आए, ऑपोजिशन की तरफ से भी आए। पीपल्स पार्टी इस मामले से बिल्कुल क्लियर है, ANP बड़ी क्लियर है। नून लीग का जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। कभी वो कहते हैं कि जी आप हम पे हमले ना करें। शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद है माजी में किस किस्म के बयानात दिए, तो उनको भी और हुकूमत को भी, और ज्यादा जिम्मेदारी खान साहब की और उनकी हुकूमत की है। और ये जो एक रोमांटिसाइज्ड किस्म का जो व्यू है उनका इन सारे मुज़ाकरात के हवाले से, मेरे ख्याल में अब ये व्यू खत्म होना चाहिए और एक वाज़ेह और एक जो जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक अमली तौर पे कोई ऐसी चीज सामने लाई जाए जिससे इस मसले को हल निकले। ठीक है, यानी आपके ख्याल में हुकूमत को वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा। नसीम सिद्दीकी साहब, हमने TTP से मुज़ाकरात किया, आपके ख्याल में क्या ये हमारा ज़ाती फैसला था या फिर किसी की ख्वाहिश जैसे अफगान तालिबान या फिर चाइना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि मैं तो जो इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे और एकदम से ऐलान कर दिया गया था, हर बंदा शशदर रह गया था कि आप किस तरह TTP के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में नुकसान पहुँचाया। सबसे बड़ा वाक़या APS वाला था, तो उन वालदैन को हम क्या मैसेज देते हैं? तो एकदम से उनके साथ मुज़ाकरात करने का ऐलान तो होना ही नहीं चाहिए था। उनकी तरफ से अगर कोई माफ़ी तलाफ़ी आती या वो मुज़ाकरात करना चाहते तो उस पर अपना स्टेट अपना रिएक्शन दे सकती थी, लेकिन बिल्कुल एक नीचे लग के कह देना कि हम TTP से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, इस तरह तो फिर हर ग्रुप उठ के आ जाएगा, आप उनके साथ मुज़ाकरात करने चले जाएं। ये कोई मुल्क तो है नहीं जिनके साथ हमारी जंग चल रही है, ये तो एक दहशतगर्द ग्रुप है और दहशतगर्द ग्रुप के साथ तो तभी मुज़ाकरात हो सकते हैं जबकि वो हथियार फेंक दें और वो खुद माफ़ी मांगें गिड़गिड़ा के, या वो मुज़ाकरात करना चाहें। उनका तो बयान आ गया था, जी हम तो मुज़ाकरात करने पर तैयार नहीं है। और फिर उनकी जो डिमांड्स है, हम तो उनकी कोई भी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। मुज़ाकरात इसी सूरत हो सकते हैं कि जो हीनियस क्राइम्स में लोग इन्वॉल्व रहे उनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी और आइंदा ये लोग हथियार ना उठाने का, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बगावत करने का या कोई और एक्शन करने का वादा करें जिसके गारंटर अफ़गान तालिबान बने, क्योंकि अफ़गान तालिबान ही उनको हमेशा पनाह देते हैं। और जिस तरह शौकत पराचा ने बड़ी अच्छे तरीके से इस बात को एलेबोरेट किया है कि 20 साल जो तालिबान जंग लड़ते रहे अमेरिका के ख़िलाफ़ या नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़, उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनके शाना बशाना खड़ी रही है। तो वो जो है पाकिस्तान को बावर सिर्फ कराना चाहते हैं कि हम आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उनको एड भी जाती है, एक नरम गोशा भी है। तालिबान को जो भी काबुल को फैसिलिटी चाहिए होती है पाकिस्तान के थ्रू ही मिलती है। और पाकिस्तान ने अपने आप को बदनाम भी करवाया हुआ है दुनिया में जो है वो तालिबान को, कि हम उनको पनाह देते हैं या हम उनको प्रमोट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तालिबान बिल्कुल भी इस बात पे तैयार नहीं है कि वो TTP के जो मफरूर मुजरिम है या जो हमारे दहशतगर्द वांटेड है इस वक्त पाकिस्तान में, उन्होंने तो इस वक्त किसी को हमें वापस नहीं किया, हैंड ओवर नहीं किया, गो के पाकिस्तान ने इसकी उनसे कोशिश भी की है। तो मैं नहीं समझता कि इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर दहशतगर्द तंजीमें हैं तो उनको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे पहले लोगों के साथ आप ट्रीट करते रहे। और माशाल्लाह हमारी पाक अफवाज ने जिस तरह ज़रब असब में या अपना जनरल राहील के दौर में जो इन्होंने शुरू किया था, वहाँ रद्दुल फिसाद है, ये सब मिला के आप जो है इतनी अच्छी आपने परफॉर्मेंस दी है। तो मेरे ख्याल से दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो जिस लहजे में जिस तरह बात करें हमें उसी लहजे में बात करनी चाहिए, उसी तरह जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक पाक फ़ौज है जिसने हमारे दूसरे नेबर के दांत हमेशा खट्टे किए। जहाँ पे लाखों की तादाद में फ़ौज है, लाखों की तादाद में उनके पास असला है, उनकी एयरफोर्स हमसे बड़ी है, बहरिया बड़ी है, लेकिन हमारे फ़ौज के हौसले हमेशा बुलंद रहे हैं। तो इनसे मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, इनको इन्हीं की ज़बान में जवाब देना चाहिए। ठीक है, यानी आपके ख्याल में इन्हीं की ज़बान में जवाब देना चाहिए। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या करना चाहिए? क्या हमें मुज़ाकरात करने चाहिए? और इससे पहले भी जो मुज़ाकरात हुए तो हमने देखा कि 1 माह की जंगबंदी और उसके बाद दोबारा से जंगबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया। अगर हम पहले भी मुज़ाकरात ना करते तो क्या होता?
देखें, एक तो बड़े एहतराम से सब कहते हैं जी पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत मुज़ाकरात होने चाहिए। आप जाकर खोस्त में मुज़ाकरात करते हैं जहाँ पर पाकिस्तान का आइन और कानून लागू ही नहीं है। किसी खुद मुख्तार रियासत को ये ज़ेब देता है कि वो अपने दहशत गर्दों के साथ जाकर एक थर्ड कंट्री में बात करे। भाई अगर कतर में दोहा में वो अफ़गान तालिबान से अमेरिकन बात करते थे तो अफ़गान तालिबान की एक लीगल एंटिटी थी, उनकी उस मुल्क में हुकूमत थी जो अमेरिका ने छीनी हुई थी। यहाँ टीटीपी की हुकूमत हमने छीनी हुई है जो हम खोस्ट में बैठ के उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कैसी खुद मुख्तारी है कि हम जाकर एक थर्ड कंट्री में बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और फिर बड़ी आराम से कह रहे हैं आइन और कानून के तहत हो रहा है सारा कुछ। भाई जहाँ आपका आइन और कानून लागू ही नहीं, वहाँ मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि जिसने मुज़ाकरात करनी है पाकिस्तान के अंदर बैठ के करे। अगर वहाँ सेफ हेवन में बैठ के मुज़ाकरात करनी है तो वो क्या मुज़ाकरात है? वो यही है कि आज भी उन्होंने हमारे फौजियों को टारगेट किया है, पोलियो वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं। हमने 1 महीना उनको कंसोलिडेट होने का टाइम दिया, उन्होंने रीग्रुप किया, रीस्ट्रेंथन किया और अब वो 3 दिन से हम पर हमले कर रहे हैं। किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के लिए ये कोई बाइस इज़्ज़त बात नहीं है कि वो किसी तीसरे मुल्क में बैठे अपने दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात कर रहा हो। यहाँ तो आप में हिम्मत है तो आप खोस्ट में सर्जिकल स्ट्राइक करें और उनको तबाह बर्बाद कर दें तो हम माने कि ठीक है जी आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप में बड़ी हिम्मत थी, हुकूमत में बड़ी विल थी। अगर हमने तालिबान से भी वही हासिल करना है जो अशरफ गनी से हासिल कर रहे थे तो मेरे लिए तो अशरफ गनी और तालिबान एक जैसे हैं, क्योंकि उसके दौर में भी वो अफगानिस्तान उनका सेफ हेवन था, आज भी अफगानिस्तान उनका सेफ हेवन है। मेरे लिए तो अशरफ गनी के दौर में भी वहाँ से लोग आकर मेरे फौजियों को, मेरे पोलियो वर्कर्स को टारगेट करते थे, गुज़श्ता 3 दिनों से भी कर रहे हैं। ये फेंस हमने किस लिए लगाई है अरबों रुपए की? ये बाढ़ अगर लोगों ने इसी तरह आना जाना है, ये बाढ़ पे जो हुकूमत पाकिस्तान का मेरा पैसा लगा है इसकी अफादियत भी तो हमें समझ आनी चाहिए कि अगर दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो रही। फिर दूसरी बात यह है कि उनका ट्विटर अकाउंट आप फॉलो तो करें, टीटीपी का, उनके तर्जुमान का, वो तो ISPR से ज़्यादा अपडेट्स दे रहा है। उनका ट्विटर अकाउंट तो नहीं बंद होता, यहाँ कश्मीर पर एक पोस्ट लगा दे तो बंद हो जाता है। इसी के साथ साथ हुकूमत की पॉलिटिकल विल क्या है मुझे तो समझ नहीं आती। सरेंडर करने की पॉलिटिकल विल है। आप ये क्यों कहते हैं कि जी छोटे मोटे जुराइम में जो मुलव्वस है उनको छोड़ देंगे? किस आइन और कानून ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप छोटे मोटे जुराइम के मुजरिम को भी छोड़ें? ये काम अदालतों का है, वो सजा दें या बरी करें। किस हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो छोटे जुर्म को, मुजरिम को या बड़े मुजरिम को छोड़ दे? किसी हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं होता, किसी इदारे के पास ये इख्तियार नहीं होता। इससे पहले भी जो लोग भागे हैं हमारी जेल से या कहीं से, वो हमारे मुजरिम हैं और अगर हम उनको दोबारा नहीं पकड़ सक रहे तो ये हमारी कोताही है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सभी का मानना यही है कि मुज़ाकरात के बजाय पाकिस्तान को इस मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा। नाज़रीन, जाने बढ़ेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले और बाद में हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इसे मुआशरे में नाइंसाफियों का जिम्मेदार करार दिया और कहा कि इसकी जगह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। आज भी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि करप्शन कानून की हुक्मरानी ना होने की अलामत है। कानून पर अमल ना होने से करप्शन जन्म लेती है। ये वादे और नारे तो नहीं बदले हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दावा है कि मुल्क में करप्ट अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने दौरे हुकूमत में क्या करप्शन में कमी लाने में कामयाब हुई है? क्या मुल्क में अब करप्ट हुकूमती इक़दामात से खौफजदा होकर ये सिलसिला तर्क कर चुके हैं? मुजम्मिल सहरवर्दी साहब क्या कहेंगे? खान साहब अपने इर्द गिर्द के लोगों को करप्शन करने से रोकने में कामयाब रहे हैं इन 3.5 सालों में? आप देखें, आटा माफिया के लोगों को जो है 70 साल कैद हो चुकी है और चीनी माफिया के लोगों को तो 200 साल कैद हो चुकी है और वो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। और वो जिसने दवाइयात की कीमतों में इजाफा किया था उसे तो फांसी का हुक्म हो चुका है और वो उसकी लाश फांसी घाट पे लटक रही है, कोई उतारने वाला नहीं है।
इसी तरह हमने देखा कि इस मुल्क में जो नदीम बाबर साहब के दौर में जो IPPs का सारा कुछ हुआ, वो सारा इस वक्त जेल के पीछे हैं। आज गैस मौजूद नहीं है, जिन्होंने गैस के ऑर्डर नहीं दिए थे उन्हें तो काली कोठरी में बंद कर दिया गया है। इससे ज़्यादा आप क्या एहतसाब इस हुकूमत से मांग सकते हैं? आप देखें कि जहांगीर तरीन इस वक्त उन्हें FIA ने किस तरह NRO दिया और कहा कि उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छी है तो करप्शन ख़त्म करने की मिसाल इस मुल्क में और क्या होगी? अलीम खान की, सब्तैन खान की, तमाम नायबजदगान को हमने वापस वज़ीर बनाया, आबोताब से उनसे हलफ लिए, जो ही वो नायब से रिहा होकर आए फूलों में हार डाल कर गवर्नर हाउस पहुँचाया और उनको दोबारा वज़ीर बनाया, क्योंकि वो तो एक दफ़ा नहा धो के वापस आ गए। तो इसलिए इस हुकूमत ने करप्शन के ख़िलाफ़ जितने इक़दाम किए हैं वो हमारे सामने हैं। अगर तो कोई टारगेट करना, कोई किसी को टारगेट करके अपने सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं पहले भी कहता हूँ कि एहतसाब जब तक यकसा नहीं होगा वो इंतकाम की बदतरीन शक्ल होगी। और जब तक आप इसको यकसा नहीं करेंगे, और ख़ुद वज़ीर आज़म कहते थे कि एहतसाब हुकूमत से शुरू होता है, हुक्मरान को सबसे पहले अपना एहतसाब खुद करना होता है, और जब हुकूमत को खुद को NRO दे दे तो फिर उसके तमाम इक़दाम जो हैं वो इंतकाम के अलावा कुछ नहीं होते। ठीक है जनरल साहब, मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपके ख्याल में ये 3.5 साल करप्शन में कमी हुई या फिर नहीं? जी नहीं हुई। ये मुजम्मिल साहब ने जितना कुछ कहा है बिल्कुल दुरुस्त, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन ये एक तरफ का इन्होंने कहा है ये हुकूमत बड़ी नाकाम रही है। जो कन्विक्टेड थे वो भाग गए यहाँ से, उनका कुछ नहीं कर सकी, और जो यहाँ बैठे हैं मेगा करप्शन केसेस जिनके चल रहे हैं उन्होंने दबा के खाया है। 70 अकाउंट बाहर खोले हुए जाली, उनका भी कुछ नहीं हो सका। और उसके अलावा आप देख लीजिए कि नए नए केसेस खुलते जाएंगे लेकिन आगे कुछ नहीं होगा। वजह उसकी सारी यही है कि इन अदारों में वही लोग बैठे हुए हैं जो करप्शन को या सपोर्ट करते हैं या करप्ट आदमी के अपने लगाए हुए हैं वहां पे लोग, तो ये आगे बढ़ेगा नहीं प्रोसेस। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी यही होगी कि करप्शन का नारा तो लगाया था कि करप्शन खत्म करेंगे, लोगों को सजाएं देंगे, पैसा वापस लाएंगे, ये आगे बढ़ नहीं सका, ये हुआ नहीं। इसमें बहुत जबरदस्त नाकामी हुई है, और जो करप्ट लोग आज पकड़े भी हुए हैं वो सारे छूट जाएंगे। वो अपने केसेस को तूल दे रहे हैं, कोई जाली एफिडेविट के जरिए, कोई और झूठ जाट बोल के, हर तरह के फ्रॉड करके काम लटका रहे हैं, और चल रहा है सिलसिला। मेरा नहीं ख्याल किसी को सजा होगी और करप्शन इसी तरह चलेगा। ठीक, शौकत पराचा साहब, खान साहब का तो नारा ही ये था कि एहतसाब और करप्शन फ्री पाकिस्तान, तो फिर क्यों करप्शन में कमी नहीं हुई? आपने अभी एक ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट सुनी थी, देखी होगी, जिसमें पॉलिटिकल करप्शन की बात नहीं की उन्होंने पाकिस्तान में, और ये बड़े अरसे के बाद हुआ है। लेकिन ये कहा है कि अदालतों में, अदलिया में करप्शन है, और पुलिस की बात की है कि पुलिस जो है वो भी करप्ट है। तो अदालत तो चले इंडिपेंडेंट है, हम मान लेते हैं, लेकिन पुलिस तो बहरहाल गवर्नमेंट का एक इदारा है। IG आप 7 तब्दील करें, 8 तब्दील करें, लेकिन ये बात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद भी कहते हैं कि निचले लेवल पर हम करप्शन ख़त्म नहीं कर सके। जिन लोगों की तरफ मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब इशारा कर गए, यकीनन उनको गिरफ्त में आना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल मुफ्त मिल रहा था, हमारे यहाँ मिल ही नहीं रहा था। 70 अरब रुपया उसमें कमाया गया। और फिर कोरोना के हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है वो भी आपने देखी, वो भी करप्शन है। सेहत के हवाले से वो एडवाइज़र थे डॉक्टर ज़फ़र बिरज़ा, वो चले गए, नदीम बाबर चला गया, फिर वो एक कंप्यूटर वाली खातून आई थी वो चली गई। तो ये हम नहीं कह सकते कि करप्शन ख़त्म हुई है और बिल्कुल ख़त्म किया गया है, लेकिन एक खान साहब का जो क्रेडिट कम अज़ कम देना चाहिए सबको, कि खान साहब ने इस चीज़ को जो 80s 90s में वो कहते थे पैसा कमा लो करप्शन के ज़रिए, जैसे भी है आप मुअज़्ज़िज़ बन जाएंगे, वो जो टैबूज़ हैं उन पर उन्होंने निशाना लगाया है। अब सरेआम बात की जाती है, पहले बात नहीं की जाती थी। फिर वो जो एहतसाब के इदारे हैं, मल्टीपल हैं, उन पे अदालतें भी बात कर रहे हैं। मसलन कल परसों की बात है, एक दिन पहले की बात है, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि अगर सबूत नहीं है
आपके पास वो फाइल नहीं है तो रेफरेंस किसके कहने पे बनाया? फिर लाहौर में FIA ने कहा कि जी वो चालान हम नहीं जमा करा सके, फिर बाद में चालान भी जमा हो गया। तो जो एक ड्राइव है, मसलन आप एक पॉलिटिकली तो बात कर लेते हैं, अगर आप बात करते हैं वो फिर रिहा कैसे हो जाते हैं? अगर एक केस बनाते हैं वो रिहा कैसे हो जाते हैं? तो गैप है हमारे माशरे में। यानी हम एक इल्ज़ाम लगा देते हैं बैठ के, मैं कह दूं किसी के ख़िलाफ़ कह दूं, मैं कह देता हूं, लेकिन मैंने प्रूव तो मैंने करना है, उसको मैंने मंतकी अंजाम तक तो मैंने पहुंचाना है, वो नहीं हो रहा। 6-6 महीने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, 6-6 महीने लोग जेलों में पड़े रहे, तन्हाई में पड़े रहे, बाद में पता हुआ कि कोई एविडेंस नहीं है, उनकी ज़मानत हो गई, वो बाहर आ गए। और जब इस तरह से कोई बाहर आता है तो वो अपने आप को पवित्र साबित करता है, वो कहता है देखें माई हैंड्स आर क्लीन, कि किसी कोई सबूत नहीं मिला। उल्टा आपकी अगर अच्छी नीयत थी, आपने तो उनको सर्टिफिकेट दे दिए ना कि नहीं नहीं इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो आपके एक्शन में और आपके रेटरिक में वो रब्त होना चाहिए जिसको आप आगे बढ़ा सकें, वो नहीं हो रहा। सही। अतर काज़मी साहब क्या कहेंगे, क्या तहरीक इंसाफ ने करप्शन के खात्मे के लिए कोई इक़दाम किए? देखिए, तहरीक इंसाफ का पूरा बयानिया ही इलेक्शन से पहले ये था कि एंटी करप्शन हम ड्राइव चलाएंगे और इसी के ऊपर उनको वोट मिला। ये जो एकदम से आप देख रहे हैं सर्ज आया कि एक नई पार्टी सामने आई, नए वोटर्स सामने आए, और वो वोटर जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला था वो लोग भी सियासी अमल का हिस्सा बने। वो खानदान जो अमूमी तौर पर आपको मुतवसत तबके से और उसके अलावा जो अपर मिडिल क्लास है, वो लोग जो वैसे वोट नहीं डालते थे, वो भी इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बने। इसीलिए बने कि ये जो एंटी करप्शन एक नारा था, उसी के ऊपर खान साहब की मकबूलियत हुई और मेरे ख्याल में कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। अगर आप देख लें कि खान साहब की अगर इस दौर की आप तैनातियां देख लें, खान साहब ने उस तरीके से ना कोई पैमरा में अपना बंदा लगाया, ना कोई सहाफ़ी उन्होंने PTV में लगाया, ना सहाफ़ियों को मुफ्त दौरे करवाए जा रहे हैं, ना सहाफ़ियों को हज करवाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब हम करप्शन के खात्मे की बात करते हैं, मेरा और आपका एटीट्यूड क्या है करप्शन के हवाले से? पाकिस्तान के हर उस शख्स जिसके ऊपर करप्शन का बड़ा इल्ज़ाम लगता है, वो शाम को मोजिस बन के हमारे मीडिया के ऊपर बैठ के मुझे और आपको इखलाकियात का दर्स देता है। इसमें वो लोग भी हैं जिनके ऊपर जराइम साबित हो चुके हैं, वो लोग भी हैं जिनके जराइम कैमरे की आंख ने देखे हैं, वो लोग जो कौमी असेंबली में साल से बैठे होते हैं, कभी किसी ने उनको लिफ्ट नहीं कराई होती, जिस दिन वो कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर गालियां देते हैं, दुश्मन तराजी करते हैं, उस दिन के बाद से वो मीडिया के स्टार बन जाते हैं। वो लोग जो सर से पांव तक करप्शन के मुकदमात में डूबे में, उनको हम घंटा घंटा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी सुनाते हैं, चाहे वो PTI के हों, PMLN के हों या पीपल्स पार्टी के हों। तो एज ए कौम और एज ए हम जो पूरे हमारा अपना एटीट्यूड क्या है, और वही चीज आपकी रिफ्लेक्ट होती है कि हमें अभी तक करप्शन के खिलाफ हम बात तो करते हैं, लेकिन अभी तक करप्शन को उस तरीके से टैबू बना नहीं सके खान साहब जिस तरह बनाना चाहिए। वो टैबू खत्म हो गया है कि उसके ऊपर बात होती है, लेकिन अभी भी उसके लिए टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, चाहे वो कोई भी सूबा हो, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो, कहीं पे भी हो। अभी भी करप्शन को हम सब लोग बर्दाश्त भी करते हैं, और जो करप्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम तनकीद करते हैं कि वो खत्म नहीं कर सका। अपने रवैयों का हम जायजा नहीं लेते। ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में खान साहब इन 3.5 सालों में अपने दावों और वादों में कामयाब हो पाए हैं? शाइस्ता, एक दफ़ा एक शादी थी, उसमें एक लड़का साइड पे खड़ा रो रहा था, तो उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा जी हमारी बहन की शादी है और हमें किसी ने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पूछा। तो बात कहने की ये है कि आप जो इतने बड़े बड़े दावे करते रहे, अब आपकी हुकूमत है, अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपने क्या इक़दाम ऐसे किए। आपने कोई इक़दाम ऐसे नहीं किए। आज भी जब आप तकरीर कर रहे होते हैं तो लगता है कि आप अपोजिशन लीडर हैं। भाई अब आपको यकीन आ जाना चाहिए कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। आपने करप्शन रोकने के वादे किए थे, करप्शन क्या रुकी? करप्शन के रेट बढ़ गए। आप जिस भी डिपार्टमेंट में चले जाए उसी तरह काम हो रहा है, लेकिन रेट बढ़ गया। और गरीब आदमी के लिए तो कोई नॉर्मल काम कराना बड़ी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, हमारा अदालती निज़ाम जिस तरह है, वहाँ पे अदालत ने फैसले करने हैं सबूत के ऊपर और गवाहों के ऊपर। अगर एक तरफ 1 करोड़ वाला वकील खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एक नॉर्मल वकील 10,000 वाला खड़ा है, तो वो तो मुकदमा नहीं जीत सकता, वो तो किसी भी तरह से चीज़ें साबित नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका तजुर्बा इतना नहीं है। और दूसरी तरफ जो 1-2 करोड़ वाला वकील खड़ा, उसका बड़ा तजुर्बा है,
उसको पता है कि किस तरह इल्तवा लेना है, किस तरह कानून के साथ खिलवाड़ करके मुलजिम को जो है वो सज़ा से बचाना है या कोई इसको लेंथी करना है। तो इनको चाहिए था कि एक ये अच्छी टीम अपनी बनाते, वकीलों की, बैरिस्टर्स उसमें डालते और अदालत में अच्छे वकील पेश करते। फिर सारे जो इदारे वहाँ पे तफ्तीशी इदारे जाते हैं, एंटी करप्शन हो, FIA हो, नैब हो, सब हुकूमत के अंडर है। वो कभी उनके पास फ़ोटोकॉपीज़ नहीं होती, कभी उनके पास जो है वो चालान की कॉपी नहीं होती। कौन उनको रोकता है? कोई ना कोई तो गड़बड़ है ना वहाँ पे। तो अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इतने बड़े बड़े दावे करने की क्या ज़रूरत। और मुजम्मिल ने तो कम सज़ाएं बताई हैं। अगर इस मुल्क में सज़ाएं मिलनी शुरू हो जाएं तो मसले का हल ही वहाँ पे आता है। इस मुल्क में हर किसी को पता है कि 10 अरब की करप्शन कर लो, 1 अरब जो है बजट रख लो वकीलों के लिए और दूसरे कामों के लिए। तो सबको पता है करप्शन बढ़ती जा रही है। आप देख लें, जिस तरह अतर काज़मी ने कहा, मैं बिल्कुल आज अतर से इख्तलाफ करूँगा। पैमरा में नौकरियाँ सहाफ़ियों को मिलनी चाहिए। क्यों? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और सहाफ़ियों से ज़्यादा कौन इसको बेहतर समझता है। हाँ, मिलनी मेरिट पे चाहिए। PTV पे भी अगर जॉब दें तो आप मेरिट के ऊपर ज़रूर सहाफ़ियों को जॉब दें। सहाफ़ियों बेचारों के पास तो वैसे ही आजकल जॉब्स नहीं है, लेकिन बाकी इदारों में आप कम से कम समझदार लोग, आप मेरिट के ऊपर लोग लगाएं। करप्शन तो 50-50 अरब की आज भी हो रही है, आपसे माफियाज कंट्रोल नहीं हो रहे। तो ये सिर्फ रोने धोने के लिए अवाम ने आपके ऊपर एतबार नहीं किया था। अवाम ने आपको इसीलिए वोट दिया था कि आप जो वादे कर रहे हैं उनको आप पूरे करेंगे, पाकिस्तान को करप्शन से निजात दिलाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से आज तक कोई एक भी केस अपने मंतकी इंजाम को नहीं पहुंचा। किसी भी आपके ख्याल में भी जो वादे किए गए वो वफा नहीं हुए। ठीक है, इसमें शाइस्ता में सिर्फ इतना ऐड कर दूं, सिर्फ इतना कि मैंने चेयरमैन PTV और चेयरमैन पैमरा की बात की, बाकी तो सहाफियों को तो जरूर मिलनी चाहिए जॉब्स PTV में। मैं चेयरमैन जिनको लगाया गया था उनके हवाले से बात। ठीक है, मुजम्मिल साहब देखें, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हुकूमत को बार बार कहा कि मुल्क में एहतसाब अदालतों में इजाफा किया जाए। क्या इमरान खान के रास्ते में क्या रुकावट है कि वो एहतसाब अदालतों की तादाद के में इजाफा करें और एहतसाब अदालतों का एक जाल बिछाते हैं पाकिस्तान में ताकि हर मुकदमे का बर वक्त फैसला हो सके। इन्हें स्टेट बैंक की कानून साजी की तो बड़ी जल्दी है। ये कानून क्यों नहीं बनाते कि करप्शन के मुकदमात की रोज़ाना समाअत होगी, 90 दिन में फ़ैसला होगा, 1 माह में अपील होगी, ताकि लोगों को बर वक्त, क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं है, इनको पता है ये फंदा अपने गले में भी आ सकता है। जितना नैब के कानून को मौजूदा हुकूमत में कमज़ोर किया गया है, बार बार उनमें ऐसी तरमीम, कभी जी बिजनेसमैन को निकाल दें, फिर ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दें, अब इनको निकाल दें, अब फिनंशियल को निकाल दें, अब स्टॉक एक्सचेंज को निकाल दें, निकाल के पीछे बच तो ऑपोजिशन गई है जिसका एहतसाब होना है। तो इस मुल्क में करप्शन की तहरीक को जितना इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया है, किसी ने नहीं पहुंचाया। निज़ाम के तौर पे और अमली तौर पे लोगों का एतबार भी ख़त्म किया है। और जहाँ तक ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है जी माशरा ऐसे है, भाई माशरा जो है वो कानून का पाबंद होता है। अगर माशरे में खुद ही इस्लाह करने की हैसियत होती, सलाहियत होती, तो ये कवानीन और हुकूमती निज़ाम क्यों बनाया जाता? ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि माशरे को एक सीधे रास्ते पे रखा जा सके। अगर कानून नहीं होगा, ज़ाब्ता नहीं होगा, तो माशरा सीधे रास्ते पे नहीं रहेगा। आप रोज बैठ के माशरे को गालियां निकालते हैं सिर्फ हुकूमत को जस्टिफाई करने के लिए, उसकी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए आप रोज माशरे को गालियां निकालते हैं। आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ने नाज़रीन। आप रोज करप्शन के दिफा के लिए हुकूमत को गालियां निकालते हैं, तो वो उससे तो जी अतर जी मैं ये कह रहा हूं कि आप पर जाती हमला है वो आप कर सकते हैं, आप कर ले, मुझ पर जाती हमला जितना मर्जी कर लें। नहीं आपने तो मेरे ऊपर ड्रोन हमला किया है, मैं नहीं, आप मेरी जात पे जाती हमला कर ले, आप मुझ पर जाती हमला कर ले। आप नहीं मैंने जवाब दिया है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए रोज अगर दानिश्वर बैठ के करप्शन से बात कर ले, मैं ये दलील दे रहा हूँ, जाती हमला ना करें, दलील से बात कर ले। दोबारा भी आ जाऊंगी, अतर अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी अतर जी मैं ये देखे ना, ये इनको जाती हमला लग जाता है जब ये बात की जाए कि टीवी के ऊपर बैठ के आप करप्शन का दिफा करते हैं। एक दफा भी आपने कहा कि कौमी असेंबली के अंदर जिस शख्स ने खड़े होकर कहा था कि ये वो जराए, उस वजीर आजम से किसी ने अभी तक क्यों नहीं पूछा, कभी इन्होंने जिक्र किया उसका? बोरिस जॉनसन के ऊपर पिछले दिनों झूठ बोलने का इल्जाम लगा, तो जब वो असेंबली में आया तो उस दिन सब ने कहा कि ये आज झूठ नहीं बोल सकते इसलिए कि अभी ये पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में आके उन्होंने माफी मांग ली और अपना बयान बदल लिया। तो यहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर जब झूठ बोले जाते हैं और दानिश्वर टीवी पे बैठ के उसका दिफा करते हैं, तो यही आपके मुआशरे की तस्वीर है। मुआशरा को कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं सामने उन्हीं का। ठीक है, जी कर लें।
से हमारे बाज दोस्तों की, जिसमें मुजम्मिल साहब भी शामिल हैं, करप्ट माफिया या करप्शन वाले लोगों का दिफा करने में इनकी बड़ी काबिल कदर खिदमात हैं, उनको सराहना चाहिए। ठीक है, शौकत पराचा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो क्विकली ऐड कीजिएगा, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है फिर। एक्चुअली वो जो ज़ातियात वाली बात है ना कि कोई डिफेंड कर रहा है करप्शन को या कोई अपोज कर रहा है, मतलब है ये नामुनासिब सी बात है। ठीक है, इल्ज़ामात लगे, कोर्ट्स हैं, जो कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं, वैसे भी हमें उन पर डिस्कशन नहीं, हम नहीं कर सकते, सब जुडिस केसेस हैं। लेकिन जो बात मैं शुरू में कर रहा था कि अदालती निज़ाम की बात भी आई, पुलिस की निज़ाम की बात भी आई। अगर अदालतें आज़ाद हैं तो पुलिस तो आपके अंडर है। फिर जो लोग भाग गए, नदीम बाबर वाली बात है, पुराने अगर याद हैं तो नए वालों को हम क्यों भूल जाते हैं। मैं यानी अजीब सा मुफ्त तेल दे रहे थे, इधर मिल नहीं रहा था क्योंकि उनकी अपनी कंपनियां थी। ठीक है नाज़रीन, छोटी लेते हैं फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, एक बहुत ही अहम मामला साबिक आईजी पंजाब का जाली पुलिस मुकाबलों का एतराफ सामने आया है। सवाल यह है कि क्या पुलिस के पास जराइम पर काबू पाने का यही तरीका है? शौकत पराचा साहब। देखिए, पाकिस्तान में ये एक संगीन मसला रहा है और मुझे याद है बहुत सारे लोग इनकाउंटर में मारे गए थे, उनमें दहशतगर्द भी थे। मसलन एक बड़ा दहशतगर्द था रियाज बसरा, उसका इनकाउंटर हुआ था, मारा गया था, और भी बहुत सारे मारे गए थे। जो आज भी केस चलता रहा अदालतों में गुमशुदा अफराद के हवाले से, ये वो गैप्स हैं हमारे निज़ाम में, जो ओवरऑल जो जुडिशल सिस्टम है हमारा या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें कि लोग जुर्म करके साबित नहीं होता, वो बाहर आ जाते हैं। और जब ये वो दौर है जब टेररिज्म एक पीक पे था, वो इतना पीक पे था कि मुल्ज़मान छूट जाते थे, फिर वो टेररिज्म करते थे जाकर। लेकिन ये हकीकत है जो आईजी पंजाब कह रहे हैं, ये होता रहा है। गुमशुदगियाँ जो हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे थी, लेकिन ये वाले जो हैं, ये वाले क्राइम होते थे दहशतगर्दी के नाम। ठीक है जनरल साहब। देखिए, ये है, लेकिन इसका ताल्लुक सारा हमारे जुडिशल सिस्टम से है जो मुल्ज़िमों को सजा नहीं देता, वरना इसकी जरूरत ना पड़े। और ये तहकीकाती सिस्टम से भी है कि पुलिस की तहकीकात में भी लाजमन कुछ न कुछ हुक्म होते हैं। तो लिहाजा ये दोनों जगहों पे मेरा ख्याल है इस्लाहात की, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर ये मामला ठीक हो जाए, यहाँ पे तहकीकात अच्छी हो, गवाह अच्छा मिल, एविडेंस ठीक हो और अदालतें भी जल्दी स्विफ्ट उसका करें, इंसाफ दें, तो फिर पुलिस को ये जरूरत नहीं पेश आएगी लोगों को मार। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब। नहीं, मावराए अदालत कत्ल तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इसकी तो कोई भी कानून में गुंजाइश नहीं है। बात हम अदालत पे डालते हैं, लेकिन आप देखें कि पिछले दिनों जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे था उसमें पुलिस नंबर 1 करप्शन पे थी। तो अगर पुलिस ही सही केस बना के अदालत में पेश करे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जमानत होना या उनको सज़ा ना होना। तो मेरे ख्याल से पुलिस में रिफॉर्म्स जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके वादे इमरान खान ने भी किए थे। और IG साहब को भी चाहिए कि वो पुलिस में रिफॉर्म्स करें, ताकि अगर केस सॉलिड, ये FIR में कोई ना कोई हुक्म छोड़ देते हैं जिसका फायदा मुल्ज़मान को पहुंच जाता है, तो पुलिस पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो चालान सही तरह काटे, तो फिर अदालत भी उनके फैसले दे देगी। तो मावराए अदालत की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अतर काज़मी साहब। देखिए, इसमें जिस तरह जिक्र हुआ कि अदालती बहुत सारे मसाइल हैं, जब केसेस अदालतों में जाते हैं जजेस फैसले नहीं दे सकते और समटाइम प्रेशर के अंदर वो फैसले नहीं दे सकते। रियाज बसरा का जिक्र हुआ है, जिस जमाने में रियाज बसरा साहब एक्टिव थे, किसी जज की जरूरत नहीं थी कि वो उनका मुकदमा सुन सके, तो इसी वजह से फिर पुलिस ये रिजॉर्ट करती है। लेकिन ये काबिल मुज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काबिल मुज़म्मत है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि रियासत और हुकूमत को किसी भी वक्त कानून में हाथ में लेने और गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हालात कितने भी ख़राब हों, हुकूमत और रियासत को कानून के दायरे में ही काम करना चाहिए। ठीक है, सभी का मानना यह है कि पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नाज़रीन, मुझे और मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पानी।